धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। वैसे आज खास तौर पर बात करेंगे भारत भेजे गए भारतीयों की, जिनको अमेरिका ने हाथों में हथकड़ियां पहनाकर और पैरों में बेड़ियां पहनाकर भेजा गया है भारत। और उसके बाद पूरे जो है संसद से लेकर सड़क तक बवाल मच गया है और वो शेर कहीं गायब हो गए हैं जो रात दिन चाणक्य नीति दिखा रहे थे, बाबा की तरह, पूरे मठ की तरह देश को चला रहे थे, या 56 इंची सीना फुला रहे थे। हालांकि पूरे मामले को लेकर और भी कई पहलू हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पहली बार अमेरिका ने ऐसा नहीं किया है, तो इस पर भी सवाल उठ रहा है। इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। आज का भारत वाला मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं उस मुद्दे को आखिर में इस बुलेटिन के लूंगा। पहले अभी विदेशों की खबरों पर ही नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश में क्या बवाल शुरू हो गया, फिर से वहां पर आगजनी तोड़फोड़ शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि शेख हसीना ने कोई बयान दे दिया, जिसके बाद ये वहां पर स्थिति पैदा हुई है ताजा। शेख हसीना का एक प्रोग्राम था फेसबुक पे, जिसपे वो लाइव आके कुछ बोलने वाली थी और बोला भी होगा। वैसा कुछ खास इन्होंने नहीं कहा था। इन्होंने कहा था कि जो जहां तक बांग्लादेश की जनता की बात है, इनकी स्वतंत्रता की बात है, डेमोक्रेटिक राइट्स की बात है, वगैरह वगैरह की जो एक राजनीतिक नेता बात करता उस तरह से था। इसके विरोध में वहां का जो अभी सत्ता है, यूनुस की सरकार है, उन्होंने इसका विरोध करवाया अपने लोगों से। उनको एक फिर से मौका मिल गया कहने के लिए कि देश में सब कुछ अभी नॉर्मल नहीं है, तथा कथित क्रांति चल रहा है, इसलिए हाल फिलहाल में चुनाव नहीं हो सकता, जिसको वो टाल रहे हैं, बार बार दूर लेके जा रहे हैं। और उसके कारण उनके जो संबंधित छात्र यूनियन थे, स्टूडेंट यूनियन थे, वो लोग थे और बाकी जो भी जमात वगैरह थे, आके इन्होंने काफी संख्या में आके इनके मुजीबुर रहमान का जो म्यूजियम था, उनका जो पहले घर था उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया, उस पर आक्रमण कर दिया गया, उसमें आग लगा दिया गया। पुलिस दूर दराज होकर खड़ी होकर देखती रही। यानी स्पष्ट था कि इसमें राज्य प्रायोजित यह घटना थी। और इस पर के बाद से शेख हसीना ने कहा है कि क्या बांग्लादेश के लोग मुझे न्याय नहीं दिला सकते, और ये खुद की न्याय मांग रही है कि मेरे पिताजी के साथ या शेख मुजीबुर रहमान के साथ ये किया जा रहा है, क्या उनका कोई योगदान नहीं रहा इस देश को स्वतंत्र करने में? क्योंकि इन लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान का मूर्ति प्रतिमा था, उसको भी जला दिया, उसको भी तोड़फाड़ कर दी गई है। और यह बड़ा अजीबो गरीब सिचुएशन आ गया है बांग्लादेश में कि अब लड़ाइयां हवा में होंगी कि जब इनका देश स्वतंत्र हुआ था 71 के आसपास में, और उस समय के बाद से लेकर अभी तक की जो स्थितियां हुई है, और जो जनता की एक चाहत थी कि स्वतंत्र बांग्लादेश में हमें सबको 100% रोजगार मिलेगा, घर मिलेगा, स्वास्थ्य शिक्षा मिलेगा, एक शांतिपूर्वक जीवन मिलेगा, वह सब एक सपना बन गया। अब वहां पे विदेशी शक्तियां लड़ रही हैं और उनके लिए भारत भी एक विदेशी शक्ति बन गया है। पाकिस्तान तो कह रहा था ही था, अब अमेरिका भी प्रवेश कर चुका है। जी, दो सवाल है मेरे। पहला ये कि जो मांग की जा रही है कि अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, चुनाव को टालने की बात आपने बताई दी है, क्या चुनाव से पहले पहले ये कर दिया जाएगा? दूसरा सवाल ये है कि कहीं फिर से ये सारा का सारा पाकिस्तान तो नहीं होने जा रहा है? पाकिस्तान तो खैर नहीं होएगा। और अवामी लीग पर जहां तक रिस्ट्रिक्शन की बात है, डायरेक्ट ना भी लगाया जाए तो अवश्य कुछ ना कुछ इस तरह की चीज किए जाएंगे ताकि उनके जितने भी प्रमुख नेता वो चुनाव ना लड़ सके। यह निश्चित रूप से किया जाएगा। और जहां तक शेख हसीना की बात है, वो अभी बांग्लादेश में रहेंगी। भारत उनको कहीं से भी प्रत्यार्पण करके उनको बाहर नहीं भेज सकेगा बांग्लादेश, चाहे वो मिलिट्री हवाई जहाज हो चाहे सिविल हवाई जहाज हो। जी, चलिए, और जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी वैसे वैसे आपके सामने रखने की कोशिश करते रहेंगे। अब रुक कर लेते हैं एक और पड़ोसी देश का, यानी कि अफगानिस्तान का। यहां पर महिलाएं जो रेडियो चला रही थी उसको भी बंद करा दिया गया, और महिलाओं की शिक्षा की जो पैरवी कर रहा था, उन पर लगे प्रतिबंध का जो विरोध कर रहा था, बताया जा रहा है वो मंत्री सर पर पांव रखकर भाग गए यहां से। रेडियो बेगम के नाम से था, चलता था, और इसमें महिलाएं
भी प्रमुख रूप से काम करती थी। यदि पुरुष थे तो केवल मैनेजमेंट के लिए थे, उनको कोई पोस्ट नहीं था वहां पर, सिक्योरिटी के लिए जो भी थे उसके लिए करते थे। और इनका काम था कि लड़कियों की शिक्षा के बारे में उन्हें बताना। वह बकायदा क्लास लेती थी रेडियो के माध्यम से, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके हाइजीन के बारे में, उनकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारी चीजें बताती थी, जो कि बढ़िया था। क्योंकि बाकी सब माध्यम में एक तरह से बंद हो चुका है, लड़कियां घरों से बाहर नहीं निकाल सकती हैं, उच्चतर या मध्यम स्तर की भी शिक्षा विभाग नहीं ले सकती है। वहां पे इन्होंने रेड किया, रेड करने की जरूरत नहीं थी। और उनके जितने भी मोबाइल थे, जितने भी हार्डवेयर थे, वह सब कब्जे में ले लिया। और जो दो चार बेचारे पुरुष थे, वो एक सुरक्षा के हिसाब से थे, नौकरी, उनको भी उठा के जेल में उठा के ले गए। और जिसकी बात आपने की, यह छोटे मोटे बंदा नहीं थे, यह वहां के उप विदेश मंत्री या नंबर 2 थे, मतलब विदेश मंत्री उप थे। और उन्होंने कहा था कि उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं नजर आता कि हमारी मुस्लिम लड़कियां उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती हैं। उनका योगदान बहुत रहा हमारे समाज को आगे बढ़ाने में, केवल अफगानिस्तान में नहीं, पूरे विश्व भर में। और इसके लिए धीमे धीमे चर्चा चल रही थी, और वे अंततः इनको लगा कि अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए अब देश छोड़ के भाग गए। जी। अर्जेंटीना ट्रंप के रास्ते पर चल पड़ा है, उसने भी डब्ल्यूएचओ का साथ छोड़ दिया है। हावियर मिलेई, ये तो मतलब चमचों में महान चमचे हैं, मतलब कुछ छुपा के करते हैं, ये खुलेआम करते हैं। ब्राजील भी कुछ हद तक बेचारा वो मान गया, वहां के जो प्रेसिडेंट नए चुन के आए हैं लूला, की भाई पहले बाइडेन थे, अब ट्रंप, हम वो कुछ नहीं कर सकते हैं जो चाहते हैं, इसलिए एक लिमिट में रह के अपना काम करें। यह खुलेआम बंदा यह चमचागिरी करता है, चाहे वो नेतन्याहू की हो, चाहे पहले बाइडेन की हो या ट्रंप की हो। और ये कहते हैं कि चूंकि अमेरिका हट गया इसलिए हम भी अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हट जाएंगे। और कारण बताते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने जो भी, जब महामारी आया था, कोविड-19 आया था, तो बड़े गलत तरीके से काम किया था, और हमारे स्वाधीनता, अखंडता और सॉवरेंटी पे खतरा आ गया था, इसलिए हम इनसे बच रहे हैं। पता नहीं, सही में कहें तो इनके राष्ट्रपति बनने के बाद से अर्जेंटीना की जो भी सार्वभौमिकता थी वह शून्य हो चुका है। बिल्कुल सही आपने कहा। अब रुक कर लेते हैं अमेरिका से जुड़ी खबरों का, क्योंकि आज भारत की खबरों पर हमें प्रमुखता से बात करनी है, इसलिए चुनिंदा चुनिंदा चीजें ही आपके सामने रख रहे हैं। वो गाजा पर या तो बड़ी बड़ी डींगे हाकी जा रही थी, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसा बना दूंगा गाजा को जैसा कोई इलाका ही नहीं होगा, वहां पर अमेरिका की सेना भेज दूंगा, कब्जा कर लूंगा, वहां से लोगों को निकाल दूंगा। और लोगों ने जबानी तौर पर अभी जो है विरोध क्या किया कि व्हाइट हाउस ने सफाई दे डाली। क्यों हुआ ऐसा? ट्रंप ने तो यहां तक कहा था कि उसको मिडिल ईस्ट का रिवियरा बना दूंगा, यानी वह घूमने लायक जगह हो जाएगा। और वहां से जितने भी 2 मिलियन से अधिक गाजा वासी हैं उनको तो हटा ही देंगे, जो बाहर में भी 8-9 मिलियन यानी 90 लाख जो पहले भागे उनको भी नहीं आने दूंगा। यानी एक बिल्कुल इनका सफाया करके हटा के यहाँ पे इस तरह की चीज बना दूंगा, जो कि चीन को कोशिश करना चाहिए था, लेकिन ये अब उसको क्यों छोड़े वहां पे, और उसके लिए बात कर रहे थे। अब व्हाइट हाउस से एक क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं, हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है, हम वहां कोई सेना नहीं भेज रहे हैं। चूंकि विरोध बहुत जबरदस्त हो गया है, और विरोध केवल पैलेस्टीन लैंड से नहीं, हमास से ही नहीं, पूरे वेस्ट बैंक से नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट से आने लगा था, इनके अपने सहयोगियों से आने लगा था, जिसमें स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देश आने लगे। यूरोपियन यूनियन के प्रमुख तब ने कर दिया था, बल्कि अमेरिका के अंदर से भी जो हारे हुए बिल्कुल हतोत्साहित थे डेमोक्रेट्स, वो भी उनको लगा कि एक मुद्दा मिला, फिर से उठ खड़े हो रहे हैं। और इसलिए इनको कहना पड़ा कि नहीं भाई, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़ी कदम पीछे ले लो, थोड़ा मौका करो, थोड़ा सांस लो। कितना झटका दोगे तुम जनता को, जनता ही विरोध कर रही है तुम्हारा। जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गाजा के लोगों ने कह दिया करे वो तो पगला है, कुछ भी बोल देता है, वो बात ज्यादा लग गई ट्रंप को, ट्रंप ने कहा यार थोड़ा सा अपनी इमेज को बचा लेता हूं और इस फैसले से पीछे हट जाता हूं। ऐसे कहने के लिए तो जब नेतन्याहू भी बगल में वहां बैठे थे और एक सैटनिक स्माइल यानी दुष्टता वाला, एविल वाला स्माइल कर रहे थे जब ये प्लान सुनी, तो संभवतः यह पहले से उनको नहीं बताया गया था। और इनके जो प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर है सार गियोन सार, जो भी नाम है उनका, वह तो कह रहे थे कि पहली बार एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम इनके सामने आया। उनको भी नजर आने लगा कि केवल वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे गाजा पट्टी को हड़प लेंगे, और आगे आने वाले समय में सीरिया में घुसी रहे, लेबनान में कोशिश जारी रहेगी। तो वो सब चीजें हैं। हालांकि यह लग रहा है
कि निकट भविष्य क्या सुदूर भविष्य में यह नहीं होने देंगे जो वहां के लड़ाकू हैं, जो विरोधी हैं, और मिडिल ईस्ट में यह यदि प्रोग्राम करना चाहते हैं तो जितने भी दलाल हैं अमेरिका की, जो राज्य के अधिकारी बन के बैठे पड़े हैं, उनकी सत्ता खतरे में आ जाएगी, क्योंकि वहां की जनता भड़क रही है। जी, सवाल मेरा यह है सर कि ट्रंप ने नेतन्याहू का काट डाला, या नेतन्याहू ने ट्रंप का, वो जो बोलते हैं उस भाषा का मैं यहां प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, वो काट डाला। ये बयान देने के बाद जिस तरीके से व्हाइट हाउस ने सफाई दी है, कई सारे सवाल तो पैदा होते हैं ना। ऐसे सवाल बिल्कुल होते हैं। ये पेंटागन बोले या व्हाइट हाउस बोले कि भाई अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं, उन्होंने ऐसे ही एक प्रोग्राम दिया था, नहीं एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसका मतलब है कि यह प्रोग्राम है, ग्रेटर इजराइल का प्रोग्राम है, जिसमें अमेरिकी सैनिक अड्डा का विकास होगा और जिसमें ये अरबों खरबों का निवेश करके वहां को इस तरह से डेवलप करना चाहते हैं कि वह एक तरह से यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाए या अमेरिकी आउटपोस्ट बन जाए। यह इनका प्लान है, इनका सपना है, बहुत पहले से छोड़ना नहीं चाहते हैं। और अभी कहने के लिए ना कहा, लेकिन फिर से इसको दोबारा लाएंगे यदि इनकी सत्ता बनी रही तो। जी, मुझे लगता है नेतन्याहू ने वाकई में ट्रंप का काट दिया है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, और हमास या गाजा के जो लोग कह रहे हैं कि वो पगला गया, वो ठीक कह रहे हैं। आपने वो तस्वीर देखी होगी कि नेतन्याहू को बैठाने के लिए कुर्सी खींचकर दे रहा है ट्रंप। बताइए, इतने बड़े देश का राष्ट्रपति एक टुच्चे से प्रधानमंत्री को कुर्सी खींचकर दे रहा है, क्या औकात रह गई उसकी। देखिए, मैं आपके उस लाइन का जवाब नहीं दे पा रहा हूं कि कौन किसका काट रहा है, क्योंकि मेरे नजर में दोनों एक दूसरे में घुसे हुए हैं और दोनों का मिलकर उस तरह का प्लान है। और जहां तक कुर्सी खींचने की और उनके लगाने की बात है, वह उनके चमचे कहेंगे कि तो सभ्यतावश किया गया, तो सभ्यता ये दूसरों लोगों के लिए नहीं दिखाते। और जहां तक नेतन्याहू की बात है, उन्होंने एक पेजर जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया था, जिसमें 45-50 उसके लड़ाके मारे भी गए थे लेबनान के, और हजारों घायल हुए थे, उसको सोने में करके किया था। और इस पे ट्रंप कह रहे हैं कि यह बहुत जबरदस्त आपने कार्रवाई की है, बहुत बढ़िया की है। तो एक दूसरे की पीठ खुजला रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे की काट रहे हैं, दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, चलिए, बढ़िया है। सोने का पेजर तो मिल ही गया, झुंझुने के तौर पर लेकर उसको घूमता फिरे ट्रंप। खैर, जवाब देने के लिए खुद सामने नहीं आ रहे हैं ट्रंप, लेकिन सड़कों पर वहां की जनता आ गई है। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहा है, और एक शहर में नहीं, कई शहरों में। मतलब 2 हफ्ते के भीतर जो इतना बड़ा मैंडेट मिला, जनता के दिमाग से सब उतर गया। यह राजनीतिक लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रश्न को हमें विस्तार देना चाहिए, और हमारे पास समय नहीं है कि अब डेमोक्रेट्स खड़ा हो रहे हैं। यदि जनता का विरोध हो रहा है तो उसको पचाने के लिए, उसको लपकने के लिए, जैसे हमारे यहाँ 2013-14 में यहाँ आंदोलन हुआ था तो उसमें आरएसएस घुसा, उसी तरह से 1975-77 में हुआ था। यानी जो आंदोलन जनता का होता है, उसको यदि सही में क्रांतिकारी पार्टी उसको रास्ता नहीं देती है तो ये लोग वापस आते हैं। अब डेमोक्रेट्स फिर से वापस आ रहे हैं, उनके गुस्से को, उनका जो रात, एंगर जो है, उसको पचाने के लिए, उसको रोकने के लिए फिर से ये लोग सामने आ रहे हैं कि भैया उसको लेकर हम चले। और इनके साथ कुछ जैसे ग्रीन पार्टी, टीन पार्टी, ये सब छोटे मोटे जो तथाकथित लिबरल्स है, वो सब चले आ रहे हैं। लेकिन जनता का गुस्सा अब भड़कना शुरू हो गया है कि यह मजाक हमें पसंद नहीं है, जरूरत से ज्यादा हो गया। यहाँ ट्रांसजेंडर को तुमने एक तरह से विदेशी निकाला कर दिया, इस नाम पर कि तुम विदेशियों को भगा रहे हो, अमेरिका का मजाक बन रहा है। तुम वहां इस भारी संख्या में जनसंहार रहा, उसको नजरअंदाज करके उसकी तुम प्रशंसा कर रहे हो। हमारी नौकरी, हमारे काम की कोई बात नहीं कर रहे हो, हमारे अंदर में भी लड़ाइयां लड़ा रहे हो, व्हाइट सुप्रीमेसी की बात कर रहे हो। साउथ अफ्रीका देश में वहां पे यदि लैंड लिया जा रहा है तो वहां भी इस चीज को तुम कर रहे हो, यह हमें बर्दाश्त नहीं, इसके खिलाफ हम उठ खड़े होंगे। जो मुझे लग रहा था कि 3 महीना लगेगा, लेकिन 2 हफ्ते में ही ये शुरू हो चुका है। जी, व्हाइट सुप्रीमेसी की जो आपने बात की साउथ अफ्रीका में, क्या उस वजह से अमेरिका का विदेश मंत्री G20 में नहीं जा रहा है, या जो जनता वहां पर जबरदस्त विरोध करने लगी है अमेरिका में, उसके चलते उसने अपना दौरा छोड़ा साउथ अफ्रीका का? मैं एक लाइन आपकी प्रशंसा कर दूं। आपको पता है कि क्यों लेके कहां से क्या प्रश्न उठता है। आपने बिल्कुल सही फरमाया, इसमें कोई संदेह नहीं है। चूंकि साउथ अफ्रीका जो है वह एंटी जियोनिस्ट रिजीम है, एंटी इंपेरियलिस्ट है, और एक तरह से कहें तो G20 नहीं, हमारे ब्रिक्स का एक फाउंडिंग मेंबर है, जो कि एक दिशा दे रहा है रशिया और चीन के साथ मिलकर। भारत का भी जो भी योगदान है, मैं उसे इंकार नहीं कर रहा हूं शुरू से लेकर आज तक, हालांकि अभी थोड़ा सा वेवरिंग है, बट डजंट मैटर।
और उस हालत में वह साउथ अफ्रीका को अमेरिका का ये प्रेसिडेंट ट्रंप रिजीम दिखाना चाहता है कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे, हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी, एक चर्चा सब तरफ है कि जिस तरीके से गाजा पर जो ट्रंप का प्रस्ताव आया था उसकी पूरी दुनिया में निंदा हुई। यूएन जनरल सेक्रेटरी जो थे उन्होंने भी बाकायदा वीडियो बयान जारी किया, लेकिन भारत का कहीं कोई जिक्र नहीं आया। ये खामोशी क्यों है? भारत का जहां तक बात है, करीब एक हफ्ता पहले कुछ हमारे मित्रों से बात हो रही थी और वो लोग कह रहे हैं कि भारत में कुछ और हो ना हो, भारत का जो प्रतिबिंब है, जो उसका चेहरा है, वह दुनिया में बहुत जबरदस्त फैल गया। तो मेरा यही सवाल था कि जो ही जिसकी तुम बात कर रहे हो कि दुनिया में सब लोग भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, क्या वास्तव में उसका आधार भारत की समृद्धि है? यहाँ के लोग खुशहाल हैं, 90 करोड़ जनता को 5-5 किलो अनाज की बात हो रही है, वो गरीबी रेखा के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, इसका उनके पास जवाब नहीं था। तो भारत की विदेश नीति शुरू से ही मैं इसका क्रिटिक रहा हूं, चाहे वो बांग्लादेश रहा हो, चाहे पाकिस्तान चीन के प्रति रहा हो, या प्रो अमेरिकन रहा हो, एक तरह से गिड़गिड़ाने जैसी हालत हो गई है। और सब मिलाकर कहें तो यह बहुत खुशी की बात नहीं हमारे लिए, और हमारे आम जनता को सीधे आंख बंद करके हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री जो कर रहा है, या फॉरेन हमारा जो एक टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिकल जो हमारा अप्रोच है, उस पर जरूर नजर रखना चाहिए कि क्या वह हमारे गरीबी और हमारे बदहाली का नतीजा है, या वास्तव में उससे कुछ फायदा है, या देख दिखावा मात्र है। चलिए, एक दो खबरें हैं गाजा, सीरिया और ईरान से जुड़ी हुई इस सेगमेंट में, उन्हें ले लेते हैं, फिर उसके बाद भारत का ही जिक्र करेंगे प्रमुख रूप से। जो इजराइल बाहर हुआ है सर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो कह रहा है कि पक्षपात किया जाता था उसके साथ। कहते हैं कि पक्षपात करते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी है वही जो आप पक्षपात कर रहे हैं। ये लोग UNRWA को तो खैर इन्होंने बैन ही कर दिया है अपने देश में, और इससे भी बाहर निकल गए, ह्यूमन राइट काउंसिल से, परिषद से बाहर निकल गए हैं। अमेरिका भी निकल रहा है, अर्जेंटीना भी निकलेगा। ये इन लोगों ने, जहां तक बात है, मैं इतना ही संक्षिप्त में कहूं कि जितने भी यूनाइटेड नेशंस और उससे रिलेटेड हैं, केवल जो आर्थिक वाला छोड़ दे, वर्ल्ड बैंक एंड IMF छोड़ दे, तो ये लोग उसको धत्ता बता रहे हैं, उसको यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ICC और ICJ भी है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, और थोड़ा सा भी हमारा विरोध करोगे तो हम जो पैसा देते थे वो तो नहीं भी देंगे, हम तुमको बैन भी कर देंगे, और तुम्हारे बंदों को जहां होगा धमकी भी नहीं देंगे केवल, बल्कि तुम्हें मरवा भी देंगे। और यह उसका हिस्सा है पूरे वर्ल्ड ओवर में, जिस तरह से राइट की तरफ, दक्षिण की तरफ मूव कर रहा है, उसका यह एक दर्शन है, दिखावा दिख रहा है, मतलब उसका एक ट्रेंड है। क्या इसी को भाप गया ईरान, और ईरान ने इसी वजह से ओपेक की एकता की बात की और कहा है कि अगर ओपेक में एकता हो जाएगी तो अमेरिका के प्रतिबंध कुछ भी नहीं कर पाएंगे, या वो खुद को बचाने के लिए ऐसा बोल रहा है बस? ओपेक की तो बात जो उन्होंने कही है ठीक है। ओपेक के जो नए सेक्रेटरी जनरल हैं, पिछले बार वही थे, इस बार दोबारा चुनाव जीत गए, और उनसे ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बातचीत हुई तो उन्होंने इनकी बातें की और कहा कि हमें ऐसा काम करना चाहिए, एक दूसरे के एक्सपीरियंस को आपस में बांटना चाहिए। एक्सपीरियंस बोले तो मतलब ट्रेड सीक्रेट्स, उसका मतलब यह हुआ किस तरह से तेल का भाव कैसे बांट रहे हैं, क्या नहीं बांट रहे हैं। और इसमें हम देखें तो 12 मेंबर है जो 40% से अधिक ग्लोबल आउटपुट का इनके पास है, और बाकी लोग भी जो इनसे जुड़े हुए हैं वो 80% से ज्यादा है, यानी मुख्य रूप से इनका कार्टेल है, एक तरह से मोनोपोली है। और इसमें कहते हैं कि केवल एक्सपीरियंस ही ना बांटे, इसका कहने का मतलब है कि जो ही हम प्रोड्यूस करते हैं, जो बांटते हैं, उसको हम कंट्रोल में करें और बांटने के ऊपर प्रतिबंध लगाएं, तो अमेरिका जो हमारे ऊपर दादागिरी कर रहा है वह उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। और यह बात वेनेजुएला, चूंकि इसका हिस्सा ईरान की तो बात है ही है, रशिया भी है और दूसरे कंट्री हो सकता है, लेकिन हमें यह सोचना होगा कि जिस तरह से अरब कंट्रीज में एकता नहीं है, और इसमें से अधिकांश अरब और अफ्रीकन कंट्रीज में है, वहां के जितने जो सड़क की स्ट्रीट अर्चिन्स यानी सड़क के जो गुंडे होते हैं, लेकिन किसी कारणवश वहां के तेल के मालिक बन बैठे कुओं के, और इसलिए अमेरिका की चापलूसी करते हैं ताकि अमेरिकी प्रतिनिधि इनको हेल्प करता है, वहां के मिलिट्री आके इनको बचाता है और इनके खिलाफ जो विद्रोह होता है उसको तोड़ने की कोशिश करता है। इसलिए ये लोग प्रो अमेरिकन, प्रो इजरायली हैं। क्या इनमें एकता संभव है? एकता की बात कहिए सही है, लेकिन एकता का आधार हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल जी, वो हमारे यहाँ भी दिखता है। देखिए ना, एकता के नाम पे इंडिया गठबंधन बना था, कैसे आपस में लड़ने लगे तमाम लोग, लेकिन जहां बीजेपी है वो उन लोगों को सर पे बिठा
चाहे वो राजभर रोजाना मोदी और योगी को गालियां देता था। आप उसको देखिए, जीतन राम मांझे को, उन्होंने तो राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन बीजेपी ने मंत्री बना रखा है। तो उनसे सीख लेनी चाहिए, जब सत्ता हथियानी हो, फायदा हो, तो वो कहते हैं ना, गधे को क्या बना लिया जाता है, वो सब कर लिया जाता है। खैर, अब रुक करते हैं अमेरिका का। कल अमेरिका से पहली फ्लाइट पहुंची भारतीय कथित अप्रवासियों की, और उनके साथ जो व्यवहार हुआ, उनके जो हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में जो बेड़ियां थी, वो तस्वीरें सामने आने के बाद पूरे देश में बवाल हो गया, हंगामा खड़ा हो गया संसद के अंदर। संसद को बार बार स्थगित किया गया। बाद में विदेश मंत्री ने बयान दिया और कहा ये तो पहले भी होता रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? जहां तक पहले भी होता रहा है, भारत में तो मुझे इस तरह का कोई एग्जाम्पल नहीं, लेकिन मान लेते हैं पहले ऐसा हुआ है कि शरणार्थियों को, ये लोग शरणार्थी है किसी न किसी तरह से, इलीगल है या लीगल हो, यह लोग माइग्रेंट्स है, वहां जाके इन्होंने मांगनी थी, रिक्वेस्ट करनी थी कि दे दो, और यहाँ की एजेंसी ने इन्होंने फंसा के किया। जैसे वो लोग पंजाब वाले करके, जिसमें से अधिकांश लोग पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी हैं, जगहों के हैं, बाकी 2-3 राज्यों के हैं, गुजरात के भी है, गुजरात के हैं, मुख्य रूप से गुजरात के, यानी वही उन्हीं राज्यों के हैं जहां बीजेपी का राज्य है, या अभी हाल फिलहाल में पंजाब का है तो आम आदमी पार्टी का है। चलिए, तो ये लोगों यदि करें, इन्हें यदि क्रिमिनल मानते हम लोग, तो ये हमारी सोच गलत है। यह लोग क्रिमिनल नहीं है। यदि किसी क्रिमिनल को भारत सरकार ने कहीं बाहर से मंगवाया है समझौता के तहत, इंटरपोल की तरह, और उसको बेड़ियां लगाया गया क्योंकि जहाज में हंगामा ना कर दे, तो यह एक सामान्य कानून बनता है। देश के अंदर भी इनको लगाया जाता है और बांधा जाता है कि अंदर में गड़बड़ ना कर दे, नहीं तो फिर जहाज उड़ाना मुश्किल हो जाएगा। ये हो सकता है दरवाजा तोड़ दे, हो सके पूरा जहाज ही का सबोटाज एक तरह से हो सकता है। यह लोग क्रिमिनल नहीं थे। चढ़ाने से पहले जिनमें औरतें भी थी, बच्चियां भी थी, 7 साल की, 5 साल की, इन लोगों के पास कोई हथियार नहीं होगा। इनका जो भी वहां पे सामान था उसको छोड़ दिया गया, इनको बिठाया गया इस तरह से, और हाथ में और पैरों में बेड़ियां लगाकर इनको। तो यह सामान्य बात नहीं है और भारत में इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। मान लेते हैं अमेरिका ने दूसरे देशों के साथ करने की ऐसी कोशिश की, कोलंबिया ने मिलिट्री प्लेन को ही वापस कर दिया, ठीक है, बाद में झुका और अपने प्लेन भिजवा के, जो उनका राष्ट्रपति का प्लेन था उससे करके मंगवाया। वह एक थोड़ा सा इज्जत उनकी बची हुई है। हमारे यहाँ इस तरह से मिलिट्री प्लेन में और इनको क्रिमिनल बताकर लाया जाना और यहाँ पैक उतारना, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर उस देश से जिसको हम मानते हैं कि हमारा परम मित्र है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारा है, मिलिट्री में, इकोनॉमी में, हर जगह है, हमारे लोग झुकते हैं। तो यह एक गलत बयानबाजी करके उसको तोपने की कोशिश की हुई है हमारे विदेश मंत्री ने। एक चीज तो यह बनता है। यदि आपकी कोई और प्रश्न हो तो इसको मैं आगे बढ़ाऊं। नहीं, मेरा सवाल एक और है, मैं वो ले लेता हूं, फिर आप थोड़ा बताइएगा। 12 तारीख को नरेंद्र मोदी जाने वाले फ्रांस और वहीं से उड़ के सीधे जाएंगे अमेरिका, तो क्या उससे पहले ये तोहफा भेज दिया उनके दोस्त ने? तोहफा तो भेज ही दिया। देखिए, यह पूरे देश के लिए दुर्भाग्य कि हमारे लोगों के साथ इस तरह से की गई है। और कांग्रेस के ही वो शशि, क्या नाम उनका, शशि थरूर, उन्होंने कहा कि यह ठीक किया गया है, लेकिन उनको मिलिट्री प्लेन में नहीं लाना देने जाना चाहिए। यह लीपापोती की बात हमें नहीं करनी चाहिए। बात साफ साफ होनी चाहिए कि भैया यह ऐसा क्यों हुआ है। और जबकि हमारे यदि देश के विदेश मंत्री 2 बार वहां जाकर बैठे हैं और ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल थे, हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो क्या आप कुछ समय रुक नहीं सकते थे? 8-10 हजार, 18,000 जिनके भी वापस लाने की बात है, एक सही तरीके से नहीं लाया जा सकता था। यह क्यों 104 को भेज दिया गया इस तरह से बताकर? यह हड़बड़ी क्या थी? यह निश्चित रूप से एक झटका देने की कोशिश की गई है हमारे सरकार को, चाहे जो भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री हो। लेकिन यह ट्रंप सरकार की तरफ से सीधे के सीधे हथौड़ा मारा गया है या थप्पड़ मारा गया हमारे सरकार के ऊपर और भारतीयों के खिलाफ कि देखो, यदि तुम नहीं मानते हो तो ये कर देंगे। और हमारे निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वहां पर जाने के बाद से जो बातें होंगी वह अंदरूनी होगी, ऊपर से दिखावे के लिए कुछ और चीजें होंगी। अब एक सवाल यहाँ ये भी है, आपने कहा कोलंबिया ने अपने जो है फ्लाइट्स भेज के अपने लोगों को बुला लिया, जब बातें चल ही रही थी और ये तक बयान पहले दे चुके थे विदेश मंत्री एस जयशंकर के 15 से 18 हजार लोग वापस आएंगे, तो भैया अपनी व्यवस्था कर लेते अपने लोगों को लाने की। बिल्कुल, लेकिन अमेरिका ने नहीं माना और इन लोगों ने मिलिट्री प्लेन को जब इनको परमिशन दी वहां से टेक ऑफ करने के पहले, यहां से पंजाब के एयरपोर्ट यानी अमृतसर जहां भी लैंड किया, वहां से परमिशन दी होगी। इंडियन गवर्नमेंट ने वो एक
FIC नंबर होता है, फ्लाइट इंफॉर्मेशन क्लियरेंस तक आ सके। एंड उससे बड़ा चीज एयर डिफेंस क्लियरेंस, यानी भारतीय वायुसेना के तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर वह क्लियरेंस कोई खास नंबर दिया गया होगा कि ठीक है आपका मिलिट्री प्लेन इतने इतने शरणार्थियों को लेकर आ रहा है। और इसके बावजूद ही भारत सरकार ने क्लियरेंस दिया है बिना जानकारी के, बिना हमारे रिप्रेजेंटेटिव। यदि मिलिट्री प्लेन में आना था तो हमारे दूतावास से वहां से किसी बंदे को बिठा तो सकते थे इनके साथ, ताकि पानी और अनाज इनको दे सके। और देखे तो सही कि हथकड़ियां बना के बांधा है। यह बहुत ही रोषपूर्वक काम किया है अमेरिका ने, और बहुत ही बेइज्जती की है हमारी एक तरह से। जी, मुझे लगता है अमेरिका से ज्यादा जिम्मेदार जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वो हैं। उन्होंने ही जानबूझ के शायद ये अमृतसर भिजवाया, और उन्हें लगता था कि अगर ये जहाज दिल्ली में उतर गया और यहां पर मीडिया वाले उनके पास पहुंच गए, हालांकि सोशल मीडिया वाले ही ज्यादा पहुंच सकते हैं, और उसके बाद ज्यादा हलचल मच जाएगी पूरे देश में, इन्होंने जानबूझ के उस फ्लाइट को वहां भिजवा दिया। संभव, ये बिल्कुल संभव है। भारत सरकार ने कहा कि अमृतसर में आपका लैंड कर सकता है, यहाँ पालमपुर एरिया आता है यानी न्यू दिल्ली में आता है तो ज्यादा हंगामा होगा। वैसे इन लोगों ने, आप ख्याल रखें, तब तक वेट किया है जब तक कि चुनाव की प्रक्रिया, मतलब, और उस सुबह में हंगामा हो जाए। बिल्कुल सही कर रहे हैं। यदि दिल्ली में आता उस समय 11, 12, 2 बजे तक हंगामा होता तो 2 बजे के बाद से 5 बजे तक का जो चुनाव है उस पर असर पड़ सकता था, बल्कि पड़ता। हालांकि रिजल्ट क्या हो तो बात अलग है, लेकिन जनता के मन में जरूर असर पड़ता। जी, लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ठीक है तुम खुश हो जाओ कि बुलडोजर से जो है किसी का घर तोड़ दिया गया, लेकिन तुम्हारी तो लाशें उठाई जा रही हैं कुंभ में बुलडोजर से। ऐसे ही ये सरकार जो तुम्हें विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रही थी, वो अब तुम्हें इस काबिल भी नहीं रहने दे रही है दूसरे देश में कि तुम वहां इज्जत के साथ रह के रोजी रोटी कमा लो। विश्व गुरु वाले चीज पे मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। शायद मैंने पहले भी इसके जिक्र किया था कि 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज या नेशंस की बात आई थी, तो उस 10 में भारत नहीं आता है। ये तो बात स्पष्ट हो गया है। मिलिटरली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली, यानी जियोपॉलिटिकली छोटी सी बात करें जैसे UAE, कतर, ये लोग कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन के बीच में भी समझौता करवा देते हैं। अभी करीब 150 वहां के प्रिजनर्स ऑफ वॉर के एक्सचेंज हुआ था, तो ये लोग करवाते हैं। भारत को उसमें कहीं नाम नहीं आता है। तो भारत इन 10 देशों में नहीं आता है। और जहां तक हमारे यहाँ है, जहां चाइना एक तरफ करके वह एक कृत्रिम चांद बना देता है, कृत्रिम टापू बना के वहां मिलिट्री बेस बना देता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरे वर्ल्ड भर में हंगामा कर देता है, अमेरिका से आगे होता है। वहां हमारे यहाँ के बड़े बड़े लोग, और क्या रहता है कि विदेशी लोग भी आ रहे हैं महाकुंभ मेला और तथाकथित उसमें से डुबकी लगाने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए। हमारे लोगों ने इतने क्यों पाप किए, यह मेरी समझ से बाहर नहीं, है। ये आप कह रहे हैं कि महाकुंभ में विदेशी लोग डुबकी लगाने आ रहे हैं, जो हमारे लोग हैं वो वापस आके क्यों रो रहे हैं? वो तो विश्व गुरु की शरण में आ गए हैं, दुनिया को छोड़ा है, बढ़िया है, लात मार दें उसको। देखिए, मैं उन पे इस चीज पर नहीं हंसना चाहता हूं कि उनमें से अधिकांश वही लोग हैं जो हमारे यहाँ NRC और CA पर हंगामा हुआ था तो सरकार का साथ दिया था, वहां जाके मार खा रहे। उम्मीद करता हूं कि इनकी आंखें खुलेगी अब, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है क्या वही लोग हैं, लेकिन उससे बहुत सारे लोग हैं। और विदेशों में बसे लोग, जितना भी NRC CA चल रहा था, वह इस सरकार को, यानी कहें तो फांसीवादी सरकार को समर्थन पूरी तरह दे रही थी कि हमारे विदेशी आगे उनको मारो, लेकिन वहां पे कह रहे हैं कि भाई हमें मत मारो। लेकिन इस पर मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूं, क्योंकि यह अभी बड़ा ही संकट का समय है। चलिए, और दूसरा हिस्सा जो मैं विश्व गुरु की बात कहना चाहता था, वह यह है कि आखिर अब हमारे देश के लोग 11 साल की सत्ता के बाद, जिसमें सबका साथ सबका विकास है, जिसमें हमारा GDP ट्रिलियन बढ़ रहा है, जिसमें सब लोगों को रोजगार नहीं भी मिल रहा है तो कम से कम 10 किलो या 5 किलो अनाज मिल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था पे बहुत सारी नियम बनाए गए, सबको शिक्षा देने का गुरूर हो रहा है, पूरे विश्व और हम चमक रहे हैं, तब हमारे लोग हमारा देश छोड़कर क्यों भाग रहे हैं चंद कुछ पैसों के लिए? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, और यह मुख्य सवाल है। हमारे सुनने वालों को मैं कहूंगा, और हमने पहले भी, आपने भी बात की हुई है कि अपना देश, अपना वतन छोड़ के दूसरे देशों में जाकर पूछ हिलाते हुए वहां जाकर हो, उससे बेहतर है कि यहाँ संघर्ष करो, यहाँ हमारी मिट्टी, यहाँ जन्मे हो, और यहाँ पे सही ढंग से एक समाजवादी सत्ता, समाजवादी समाज बनाने की कोशिश करो, ना कि दूसरे देशों में भटकते रहो। घूमने जाना अलग बात है। जी,
बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम बात कही है आखिर में, लेकिन लगता है बीजेपी जैसे हर चीज को अपने, जैसे चौकीदार चोर है कहा तो उसको अपने साथ जोड़ लिया, वैसे ही शायद इस मुद्दे को भी कुछ और तरीके से जो है बना ले अपने हक में। कैसे बनाएंगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा जरूर है और चुनाव के दौरान अमृतसर जो विमान भेजा गया है वो संयोग नहीं लगता है। बहुत शुक्रिया, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अक्रम।